इज नोन एज रिलेशंस ऑफ अ पार्टनर। रिलेशन ऑफ अ पार्टनर की बात की जाए तो यहां पर हम एक्चुअली में बात करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर के बारे में। इस चैप्टर का एकदम सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों कुछ इस पर्टिकुलरली लॉ में कुछ लिखा होगा या एग्रीमेंट में कुछ लिखा होगा तो हम अग्रीमेंट की मानेंगे, और अगर अग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो फिर हम क्या मानेंगे, इस एक्ट की मानेंगे। तो जो अग्रीमेंट में दिया है उसकी मानेंगे, नहीं दिया होगा तो इस चैप्टर की मानेंगे। और इस चैप्टर के अंतर्गत कुल मिलाकर के कितने राइट्स दिए बेटा, 13 राइट्स। कितने राइट्स, 13 राइट्स। आइए दोस्तों, अगर अपन बात करें दोस्तों राइट्स ऑफ अ पार्टनर में तो भाई 13 राइट्स। पहला राइट क्या दिया है, पहला राइट है राइट टू टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। दूसरा राइट दिया राइट टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तीसरा राइट है राइट टू हैव इंटरेस्ट ऑन एडवांस एट द रेट ऑफ 6%। राइट टू हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके लिए अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए प्लस प्रॉफिट भी होना चाहिए। फिर राइट टू हैव राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। राइट टू बी इंडेमनीफाइड। सर व्हाट इज इंडेमनीफाइड, कॉम्पनसेट होना। आज अगर मान लीजिए भाई मेरा कोई भी नुकसान हो गया, किसकी वजह से, फर्म की वजह से, तो ये जो फर्म है मुझे क्या करेगी बताइए, कॉम्पनसेट। फिर नेक्स्ट है राइट टू रिटायर। और राइट टू रिटायर में अगर देखा जाए तो दो प्रकार की पार्टनरशिप फर्म होती है, एक होती है पार्टनरशिप एट विल और एक होती है भाई अदर देन पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप एट विल में बोला गया है कि भाई आप नोटिस दे करके फर्म से क्या हो सकते हैं, रिटायर, लेकिन बाकी केसेस में यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। नेक्स्ट चीज बोली गई है भैया कि भाई राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, कोई भी मुझे धक्के मार करके बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन भाई राइट टू बी एक्सपेल्ड किया जा सकता है अगर 3 कंडीशन पूरी हो जाए। पहला अग्रीमेंट, दूसरा मेजॉरिटी, तीसरा गुड फेथ। सर गुड फेथ का मतलब क्या है, गुड फेथ का मतलब है भाई कि पहली चीज आपको जो भी काम करना है वो इंटरेस्ट ऑफ फर्म में होना चाहिए। अगर आपने इंटरेस्ट ऑफ फर्म में काम कर रहे हैं तो गुड फेथ में हो रहा है। अगर मान लीजिए नोटिस दिया जाना जरूरी है, और तीसरा अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। ये तीनों चीजें अगर होगी तो भाई वो गुड फेथ होगा। तो भाई अगर मान लीजिए अग्रीमेंट है, मेजॉरिटी है, गुड फेथ है, तो ही आप क्या कर सकते हैं, पार्टनर को एक्सपेल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप पार्टनर को एक्सपेल्ड नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट थिंग है राइट टू स्टार्ट कंपीटिंग बिजनेस। भाई अगर मान लीजिए जो फर्म है, अगर वो फर्म बेसिकली क्या करना चाहती है, पार्टनर को अगर फॉर एग्जांपल निकालना चाहती है, या फिर अगर पार्टनर खुद निकल जाता है रिटायर होकर के, तो ऐसे केस के अंतर्गत वो क्या करेगा, तो बाहर जाकर के अपना कंपीटिंग बिजनेस क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। अगर वो कंपीटिंग बिजनेस स्टार्ट करेगा तो क्या वो फर्म के नाम पे करेगा, नो। क्या वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फर्म बताएगा, नो। और साथ ही साथ क्या वो सॉलिसिट द ओल्ड कस्टमर कर सकता है, नो। क्या ये बात समझ में आई, पक्का। चलिए नेक्स्ट थिंग क्या बोली गई है भाई, राइट टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। भाई मैं अगर फर्म छोड़ करके जा रहा हूं तो भाई मेरा पैसा वहां पे फर्म में ही रखा हुआ है, आपने हिसाब किताब किया नहीं, तो उस पैसे पर आपको इंटरेस्ट देना होगा एट द रेट ऑफ कितना, 6%, या फिर आपको देना होगा सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। तो वो आपका जो भी मेरे पैसे पर प्रॉफिट बनता है, या तो आप वो देंगे PSR, या तो आप मुझे देंगे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। वो जो भी मैं मांगूंगा आपको वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग है भाई क्या, राइट टू डिसॉल्व द फर्म। अगर फर्म को हम चाहें तो डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, कैसे बेटा, बाय नोटिस। और अगर अदर देन पार्टनरशिप एट विल है देन यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो भाई मेरे पास राइट है कि आपको मुझसे भी क्या करना होगा, कंसल्ट करना होगा। अच्छा, ये जो कंसल्टेशन है इसके अंतर्गत मेजॉरिटी विन से डिसीजन लिया जाएगा। पूछो सभी से, बट होगा डिसीजन कैसे, मेजॉरिटी से। बट 4 ऐसे काम है जिसके अंदर मेजॉरिटी विन कंसेप्ट नहीं लगता, जिसके अंतर्गत 100% यस चाहिए। कितने परसेंट, 100% यस चाहिए। उसमें पहला पॉइंट है भाई, अगर चेंज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस कर रहे हो, अगर मैं बिजनेस का नेचर चेंज कर रहा हूं, कल के दिन में नाटा प्रोफेशनल क्लासेस के बदले बेटा नाटा जिम खोलना चाहता हूं, ठीक है भाई, मैं चाहता हूं कि मैं भी फिट हो जाऊं बेटा, मैं जिम नहीं जा सकता तो मैं जिम को यहां खोलूंगा बेटा। तो आप मुझे बताइए, अब अपन ने कल से सोचा है क्या करेंगे, नाटा जिम खोलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे केस में क्या मैं चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस कर रहा हूं, यस। तो इसके लिए भाई क्या होगा, मुझे सभी की यस चाहिए होगी। अगर किसी एक ने भी नो बोला तो मैं चेंज नहीं कर सकता। या फिर अगर मैं किसी भी पार्टनर को क्या करना चाहता हूं, एडमिट, या फिर मैं माइनर को क्या करना चाहता हूं, एडमिट, या फिर मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं किसको, अपने शेयर को, इन सारे केसेस में सारे पार्टनर्स की क्या चाहिए, यस।
तो ही काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। तो क्या पढ़ा अपन ने बेटा? राइट्स। कितने राइट्स है बताएंगे? 13 राइट्स है बेटा। पहला राइट क्या? राइट टू टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू हैव इंटरेस्ट ऑन एडवांस एट द रेट ऑफ, राइट टू हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसके लिए 2 पॉइंट है। पहला अग्रीमेंट, दूसरा प्रॉफिट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ, राइट टू बी इंडेमनी, राइट टू बी रिटायर। एट द विल वाला केस है तो कैसे? बाय गिविंग नोटिस। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, लेकिन एक्सपेल्ड किया जा सकता है। कितनी कंडीशन? पहला अग्रीमेंट, दूसरा नोट मेजॉरिटी, तीसरा गुड फेथ। ओके, राइट टू स्टार्ट कंपीटिंग बिजनेस, लेकिन सेम नाम नहीं रख सकते, अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव नहीं बता सकते, सॉलिसिट द ओल्ड कस्टमर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है दोस्तों राइट टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, या तो फिर पीएसआर या तो फिर 6%। राइट टू डिसॉल्व दी फर्म, एट विल होगा तो बाय गिविंग नोटिस। राइट टू स्टॉप इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर एंड राइट टू बी कंसल्टेड। किसी किसी केस में क्या चाहिए? 100%, यस, जिसके अंतर्गत पहला है चेंज इन द नेचर ऑफ, एडमिशन ऑफ न्यू, एडमिशन ऑफ, ट्रांसफर ऑफ। समझ में आया? बोलो पक्का? चलिए भाई, तो यहां पर अगर हम बात करें तो दिस इज व्हाट बेटा ऑल द राइट्स। कभी डाउट? चलिए आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट कंसेप्ट है क्या? ड्यूटीज। चलो ड्यूटीज की बात करते हैं। आपको ठंड लग रही है? हाँ आगे आ जाओ, ठीक है, जम जाओगी बेटा वहां पे पक्का। पंखा धीरे कर दो बेटा अगर कर सकते तो, ठीक है। हाँ है ना बेटा, वो ऐसा घुमाने का होता है। अच्छा ऐसा है क्या? इससे होता है क्या? नहीं होता? चलो ठीक है, चलो ठीक है। चलो बात करते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करने वाले ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर की बात की जाए बेटा, 2 प्रकार की ड्यूटीज है। पहली ड्यूटी कौन सी है? एब्सोल्यूट, और दूसरी कौन सी है? क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट ड्यूटीज मतलब वो ड्यूटी बेटा विच कैन नॉट बी चेंज, एंड क्वालिफाइड ड्यूटी मतलब विच कैन बी चेंज। 4 ड्यूटीज है बेटा जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहली ड्यूटी है टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर कॉमन एडवांटेज। आप कभी अग्रीमेंट में ये नहीं लिख सकते तुम अपना देखो मैं अपना देखूं, फिर कैसे पार्टनर बेटा? तो अपन को जो भी काम करना है वो काहे के लिए करना है? कॉमन एडवांटेज के लिए। दूसरी चीज है यू हैव टू बी जस्ट एंड फेथफुल, आपको एकदम वफादारी के साथ बेटा पार्टनरशिप फर्म में काम करना है। तीसरी चीज है यू हैव टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, जो भी हिसाब किताब है वो आपको सही सही बताना है। कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम ऐसा नहीं है कि आप अपनी पॉकेट में डाल रहे हो, वो आपको एकदम हिसाब किताब में सही बताना है। एंड लास्ट थिंग टू इंडेमनीफाई दी फर्म, अगर फर्म का कोई भी क्या हुआ नुकसान किसकी वजह से? आपकी वजह से, तो आपको उसे क्या करना होगा? कॉम्पनसेट। तो 4 चीजें हैं जो कि आती है एब्सोल्यूट ड्यूटी में। पहली चीज क्या? टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर कॉमन एडवांटेज, टू बी जस्ट एंड, टू रेंडर ट्रू, टू इंडेमनीफाई दी। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं क्वालिफाइड ड्यूटीज। क्वालिफाइड ड्यूटीज मतलब ऐसी ड्यूटीज होंगी जिनको आप क्या करेंगे बेटा? चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत पहला है बेटा टू वर्क विदाउट रेम्युनरेशन। क्या है दोस्तों? टू वर्क विदाउट रेम्युनरेशन। भाई अगर मैं पार्टनर हूं और मुझे अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है तो भाई आपको क्या नहीं मिलेगा? रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि भाई मैं तो बहुत काम करता हूं, मैं तो फर्म में सुबह सुबह आ जाता हूं, रात तक बैठा रहता हूं, बाकी पार्टनर्स आते हैं थोड़ा थोड़ा काम करते चले जाते हैं, बट बैक एंड पूरा मैं देख रहा हूं। आज अगर मैं बाकी पार्टनर्स के जैसा करूंगा तो धंधा ही नहीं चल पाएगा। तो भाई मैं बाकी पार्टनर्स के जैसा तो नहीं करना चाहता, फर्म में रहना चाहता हूं, धंधा बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन आई वांट सम एक्स्ट्रा मनी। तो वो एक्स्ट्रा मनी को अपन क्या बोलेंगे? बोलो रेम्यूनरेशन। तो अगर आप एग्रीमेंट में स्पेसिफाई कर देंगे तो आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा। अदरवाइज आपकी ड्यूटी क्या है? नॉट टू वर्क फॉर या नॉट टू गेट व्हाट बेटा? रेम्यूनरेशन। यू हैव टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन। क्या आपको ये बात समझ में आई दोस्तों? पक्का। नेक्स्ट पॉइंट है दैट होल्ड एंड यूज फर्म की प्रॉपर्टी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। भाई फर्म की प्रॉपर्टी आप सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे? बोलो ना, बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए। आज फर्म में इतनी सारी प्रॉपर्टी है, लाइक एसी है, प्रोजेक्टर है, फैन है, कैमरा है, ठीक है, लैपटॉप है, आईपैड है, इतना बड़ा टीवी है बेटा, तो क्या इसको घर ले जाया जा सकता है? छोरा चलो, तो अगर अपन बात करें बेटा तो आज ऐसा नहीं हो सकता ना कि मेरे घर पे किसी का कोई फंक्शन है बेटा, मैं यहाँ से कैमरा उठा के लेके चला गया, ठीक है, मेरे यहाँ पे भाई बड़ा सा अगर मुझे मैच वैच देखना है तो मैं बड़ा टीवी उठा के लेके चला गया, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। फर्म की प्रॉपर्टी सिर्फ किस में यूज आएगी बताइए? फर्म के बिजनेस में ही यूज आएगी। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं फर्म के अंदर हूं तो मैं पैसा अपने लिए कमाऊंगा कि सबके लिए?
सबके लिए। तो किसी भी प्रकार से मैं सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकता। यूजिंग द नेम ऑफ द फर्म मैं कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकता। लेकिन अगर मैं कमाना चाहता हूं तो आई हैव टू डू अग्रीमेंट, आई हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। समझ में आ गया? तो आज अगर मान लीजिए भाई मैं सीक्रेट प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, इसके लिए अपन ने एग्जांपल देखा था कि फॉर एग्जांपल हम शुगर ट्रेडिंग का काम करते हैं। मैं शुगर परचेस करने जाता हूं, मुझे शुगर जो है भाई मेरे रिलेटिव्स के यहाँ से बहुत सस्ते में मिल जाती है, मार्केट प्राइस से भी और 2 रुपए सस्ते में मिल जाती है। तो भाई मैंने फर्म में आया, मैंने कहा देखो भाई मेरी वजह से मार्केट प्राइस से भी 2 रुपए सस्ते में हमें क्या मिल रहा है, शुगर मिल रहा है। 1 रुपए मैं फर्म को दूंगा, 1 रुपए मैं रखना चाहूंगा। तो भाई मैंने फर्म से इसका क्या कर लिया, अग्रीमेंट। तो मैं यहाँ पर अपने नाम पे भी क्या कमा रहा हूं, प्रॉफिट कमा रहा हूं। लेकिन मैंने किससे पूछा, फर्म से, तो वो चलेगा। समझ में आया? इसका एक एग्जांपल है जो कि केस स्टडी के नाम पे आईसीआई ने 2 बार पूछ चुका है। और कंसेप्ट कुछ ऐसा था कि भाई अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसी का एक और सेकंड, चलो ये वाला तो है, अगर हम बात करें एक और सेकंड पहले बात करते हैं, उसके बाद हम इसी एग्जांपल को लेंगे। अगर आप, जैसा मैंने फर्म में अभी बताया कि भाई मैं अगर फर्म में रह करके अपने खुद के नाम पे क्या नहीं कर सकता, पैसा नहीं कमा सकता, वैसे ही मैं फर्म का कंपीटिंग बिजनेस करके, फर्म से कैसा कंपीटिंग बिजनेस करके भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। मतलब आज अगर मैं लॉ यहां नाहटा क्लासेस में पढ़ा रहा हूं और मैं लॉ के लिए एक और अपना खुद का इंस्टीट्यूट भी खोल दूं तो वो मैं नहीं कर सकता। तो मैं कंपीटिंग बिजनेस करके क्या नहीं कर सकता, प्रॉफिट नहीं कमा सकता। और अगर मैंने कंपीटिंग बिजनेस करके क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया, देन आई हैव टू शेयर दिस प्रॉफिट विद द फर्म। समझ में आया दोस्तों? लेकिन हाँ, अगर आपको नहीं शेयर करना है, आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आप क्या कर सकते हो बताइए, अग्रीमेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं यहाँ लॉ पढ़ाता हूँ और मान लीजिए भाई एक और जगह से मुझे ऑफर आया, क्या पढ़ाने का बताइए, लॉ पढ़ाने का ऑफर आया। तो भाई ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई मैं क्या वहां पर पे भी जाऊंगा, वहां पर मैं मेहनत करूंगा, लॉ पढ़ाऊंगा। तो मैं यहाँ पर फर्म से ये बोल सकता हूँ कि भाई देखो, जो जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ, अगर मैं वहां जाकर के फाउंडेशन का लॉ पढ़ाऊंगा तो इंटरमीडिएट में बच्चा जानेगा हमें और हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेगा। बट मैं वहां जाकर के जो भी लॉ पढ़ा रहा हूं, उस पर्टिकुलर लॉ को पढ़ाने के लिए जो भी रेम्युनरेशन मुझे मिलेगा, मैं किसके साथ शेयर नहीं करूंगा, फर्म के साथ नहीं करूंगा। तो हालांकि मैंने फर्म के साथ कैसा बिजनेस किया है, कंपीटिंग बिजनेस, और लेकिन मैंने क्या कर लिया है, अग्रीमेंट। और अगर फर्म मान गया होगा तो उस केस में मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आई? पक्का? इसी पर ये एक एग्जाम्पल जो केस स्टडी एग्जाम में आई हुई है, वो सिंपल सी ये थी कि भाई जो बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में डील करते हैं। उसमें मिस्टर बी जो है उनका काम है भाई लोहा, स्टील, ये सब खरीदना। अच्छा, मिस्टर बी जो है वो खुद भी, उनके पास उनका खुद का एक पर्सनल बिजनेस है जिसमें वो लोहा और स्टील का काम करते हैं। तब हुआ ये कि मार्केट में जब स्लम आया था, प्राइस डाउन हुआ था, तब इन्होंने बहुत सारा लोहा जो अपने नाम पे खरीद के रखा हुआ था इन्होंने। अब आज ये लोहा खरीदने के लिए फर्म के लिए निकले तो पता चला कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, इन्हीं का ही परचेस किया हुआ, इनके पास जो लोहा रखा हुआ था यही उठा करके इन्होंने किसको दे दिया बताइए, फर्म को दे दिया, बिना ये बताए कि लोहा इन्हीं का प्राइवेट फर्म का है। और दिया उन्होंने उसी प्राइस में जो मार्केट पे चल रहा था, और इन्होंने एक्स्ट्रा क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। तो यहां पर क्या ये प्रॉफिट ये खुद रख सकते हैं कि इन्हें फर्म में ला करके शेयर करना पड़ेगा? तो फर्म में ला करके शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो काम इन्होंने किया है बेटा, ये सीक्रेट प्रॉफिट कमाने का काम किया है, और इन्होंने इसके बारे में किसको नहीं बताया, फर्म को नहीं बताया। तो इन द नेम ऑफ द फर्म अगर आप कोई भी प्रॉफिट कमाएंगे और अगर आप फर्म को नहीं बताते, तो ऐसे केस में जो भी प्रॉफिट होगा दैट यू हैव टू शेयर इट विद द फर्म। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? पक्का? अच्छे से चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं बेटा, कि बोला गया है कि भाई लॉसेस के बारे में, इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर टू शेयर द लॉसेस इक्वली। आपको लॉसेस को क्या करना है, इक्वली शेयर करना है। सर मुझे लॉसेस नहीं शेयर करना, ओके, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अग्रीमेंट करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉट टू असाइन हिज इंटरेस्ट। ये सारी ड्यूटीज हमने कौन सी ड्यूटीज पढ़ी बताएंगे, क्वालिफाइड ड्यूटीज। ये क्वालिफाइड ड्यूटीज कौन सी ड्यूटी होती है बेटा, ये ऐसी ड्यूटी which can be changed। क्या आपको ये बात समझ में आ गई दोस्तों? पक्का? अच्छे से चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। ये जितनी भी राइट्स एंड ड्यूटीज है, क्या ये राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज होती हैं? तो
तो आंसर इज यस। और चेंज होने का एक ही तरीका है, अग्रीमेंट करना। अगर आप कोई भी राइट्स को बदलना चाहते हैं, कोई भी ड्यूटीज को बदलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना जरूरी है बेटा? अग्रीमेंट करना जरूरी है। सर अगर एक नया पार्टनर आ गया तब तो राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज हो जाएंगी ना? द आंसर इज नो। सर अगर हमने एक नया धंधा चालू कर लिया तब तो राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज हो जाएंगी? द आंसर इज नो। सर अगर मान लीजिए फिक्स पीरियड का था हमारा धंधा और अब हमने फिक्स पीरियड के आगे ले जा लिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एट विल में कन्वर्ट हो गया। अब तो राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज हो जाएंगी? द आंसर इज नो। सिर्फ एक ही तरीका है राइट्स एंड ड्यूटीज को चेंज करने का, दैट इज व्हाट बेटा? बाय डूइंग अग्रीमेंट। क्या ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं बेटा, अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। व्हाट इज अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर? अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर मींस कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट। मैं जो भी काम करूंगा उसके कारण मैं अकेला नहीं फंसूंगा, मेरी पूरी की पूरी फर्म फंसेगी। उस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? अथॉरिटी। अथॉरिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी, एक होती है एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एक होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी, एक होती है एम्प्लॉयड अथॉरिटी। अगर मैं एक्सप्रेस अथॉरिटी की बात करूं तो भाई बोलकर या लिखकर जो अथॉरिटी दी गई है उसे अपन क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस अथॉरिटी। आज बोलकर या लिख करके डिसाइड किया गया कि अकाउंट्स जो है सीए फाउंडेशन का, उसकी अथॉरिटी प्रतीक सर के पास है। लॉ बीसीके और बीसीआर की अथॉरिटी अच्युत नाहटा के पास है। मतलब कल के दिन अगर मैंने लॉ पढ़ाने में कुछ गड़बड़ कर दिया, मैंने आपका कोर्स कंप्लीट नहीं कराया, मैंने अगर आपको गलत पढ़ाया, जो चैप्टर आपके सिलेबस में है उसको छोड़ के बाकी सारे चैप्टर पढ़ा दिए बेटा, आप मुझे बताइए अगर मैंने ऐसा कोई भी कांड किया होगा, इसके लिए क्या मैं लायबल हूंगा कि पूरी फर्म लायबल होगी? मैं कि फर्म? मतलब फीस लेने तो मेरे घर पे आ जाओगे ना? फीस चाहिए नहीं चाहिए? वैसे अगर मैं गलत पढ़ाऊंगा तो रिफंड मांगोगे तो मेरे घर आ जाओगे ना? तो किसके पास जाओगे? फर्म के पास जाओगे ना? तो अगर कांड मैं करूंगा तो भी फंसेगी कौन बताइए? पूरी की पूरी फर्म। तो ये मेरे पास अथॉरिटी है, और ये अथॉरिटी कैसे मिली है? एक्सप्रेस। कैसे मिली है? एक्सप्रेस। कि भैया अच्युत नाहटा आप लॉ के लिए क्या है, आपको हमने इस चीज की जिम्मेदारी दे दी है। अगर लॉ में कोई गड़बड़ी हुई, बीसीके में कोई गड़बड़ी हुई, और अगर बच्चे ने रिफंड मांगा तो वो अच्युत नाहटा से नहीं मांगेगा, वो किससे मांगेगा? फर्म से मांगेगा। तो ये मेरे पास अथॉरिटी है कि कांड मैं करूंगा, लेकिन फंसेंगे कौन बेटा? पार्टनर्स फंसेंगे। गेटिंग अप माय पॉइंट? तो यहां पे अथॉरिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सप्रेस, एक होती है इम्प्लाइड। बोलकर या लिखकर होगी तो क्या कहलाएगी? एक्सप्रेस। और बिना बोले बिना लिखे होगी तो क्या कहलाएगी? ये इम्प्लाइड। क्या आपको ये बात समझ में आई? पक्का? चलिए अब अगर हम बात करें इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या क्या आता है, तो इम्प्लाइड अथॉरिटी में बेटा कोई भी काम जो आप फर्म के नाम पे करेंगे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का होगा, नॉर्मल तरीके से होगा। पहला पॉइंट क्या बोला? किसके नाम पे करेंगे? फर्म के नाम पे करेंगे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, नॉर्मल मेथड से करेंगे, और आउटसाइड द इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं होगा। आउटसाइड द इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं होगा तो उस केस के अंतर्गत करोगे आप, लेकिन भरेगी कौन? फर्म। इसके लिए कितने दरवाजे खोलने होंगे? चार दरवाजे। चौथा दरवाजा मान के चल रहे खुला है, तो अभी हम बात करेंगे 3 दरवाजे की। पहला दरवाजा है इन द नेम ऑफ द फर्म, दूसरा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तीसरा है नॉर्मल मेथड, और चौथा क्या है? आउटसाइड द इंप्लाइड अथॉरिटी। अगर ये चारों दरवाजे खुल गए तो आप मुझे बताइए हु विल बी लाइबल? फर्म विल बी लाइबल। समझ में आया? अगर मान लीजिए इसके लिए एग्जांपल देखा था, ABCD एक बैंकिंग फर्म में, मिस्टर ए ने एक कस्टमर के लिए फर्म के लेटर हेड में क्या मंगाया था बेटा? वाइन मंगाया था। आप मुझे बताइए इसके लिए कौन लायबल होगी? फर्म की पार्टनर? फर्म की पार्टनर। पहली चीज क्या फर्म के नाम पे हुआ है? यस। अच्छा, दूसरा चीज क्या ये फर्म का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? आओ पियो झूम जाओ। क्या ये है फर्म का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? यही है, जो भी जाएगा उसको वाइन पिलाएंगे बेटा? क्या ये फर्म का काम है? बोलो यस और नो। जब ये नहीं खुला तो कैसे फर्म लायबल हुई? कौन लायबल होगा? पार्टनर लायबल होगा। समझ में आया? अगर मान लीजिए भाई मैंने अपने पर्सनल नाम पे अपने रिलेटिव से उधार लिया है और मैंने फर्म में रिनोवेशन पर्पस के लिए उस पैसे को लगाया है, तो इस पैसे के लिए पे करने के लिए कौन लायबल होगा? पार्टनर की फर्म। पार्टनर की फर्म। आप मुझे बताइए पहला दरवाजा क्या है? इन द नेम ऑफ द फर्म होना चाहिए, लेकिन ये किसके नाम पे हुआ? पार्टनर के नाम पे। मतलब ये दरवाजा ही नहीं खुला। दरवाजा नहीं खुला तो भाई कौन लायबल होगा? पार्टनर। अगर मान लीजिए भाई मैंने क्या किया है, एक फर्म में, बैंकिंग फर्म है, और उसके कस्टमर ने उसको ला करके पैसा दिया कि भैया मेरा EMI ड्यू हो गया था, ये पैसा रखो। पार्टनर ने उस पैसे को अपने जेब में डाल लिया
और उससे घर जाते जाते पर्सनल एसेट्स खरीद ली, कहीं पैसा उड़ा दिया, तो मैंने जानना चाहूंगा इसके लिए कौन लायबल होगा, पार्टनर की फर्म? फर्म की पार्टनर। पहली चीज, क्या जो पैसा आया है वो फर्म के नाम पे आया है? क्या जो पैसा है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आया है? क्या जो पैसा है वो नॉर्मल तरीके से आया है? क्या तीनों दरवाजे खुल गए? देन हु विल बी लायबल बेटा? फर्म विल बी लायबल। समझ में आया? सर ये चौथा दरवाजा क्या था? चौथा दरवाजा है कि वो आउटसाइड द इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। सर आउटसाइड द इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं होना चाहिए मतलब ये लिस्ट दे दी गई है आपको बेटा, बोला जा रहा है कि भाई इस लिस्ट के बाहर का काम नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इस लिस्ट के अंदर का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी बातें लिखी गई इस लिस्ट में वो सब क्या है? आउटसाइड द इंप्लाइड अथॉरिटी है। मतलब ये सारे काम आप खुद नहीं कर सकते, ये सारे काम करने के लिए यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द अदर पार्टनर्स। सर क्या क्या काम नहीं कर सकते? जैसे कि पहला बोला गया बेटा, आप अपने आप इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते फर्म के लिए, उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, कोई भी केस को विड्रॉ नहीं कर सकते, कोई भी लाइबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकते, पार्टनरशिप में एंटर हो नहीं सकते, कोई भी क्लेम को, कोई भी अमाउंट को या पोर्शन ऑफ द क्लेम को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, रिलिंक्विश नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म इन इट्स ओन नेम। ये सारे काम आप खुद नहीं कर सकते, ये सारे काम आपके क्या है? आउटसाइड द इंप्लाइड अथॉरिटी। ये सारे काम करने के लिए यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बोलो समझ में आया? ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, थ्योरी में कितने मार्क्स के लिए आता है? 6 मार्क्स के लिए। कहती कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आउटसाइड द इंप्लाइड अथॉरिटी है, तो आपको ये पूरी लिस्ट लिखनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? यस और नो? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट है अब मिसलेनियस कुछ खास बातें बेटा। अगर हम बात करें दोस्तों तो बोला जाता है भाई कि अगर मान लीजिए जो पार्टनर है, अगर आपने उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी में रिस्ट्रिक्शन लगाया, अगर आपने पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी में रिस्ट्रिक्शन लगाया, तो आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसके बारे में आपको किसको बताना पड़ेगा दोस्तों? थर्ड पार्टी को बताना पड़ेगा। और अगर थर्ड पार्टी जो है, अगर आपने उसको नहीं बताया और वो पार्टनर ने वो काम किया जो आपस में आप लोगों ने डिसाइड किया था कि वो पार्टनर नहीं करेगा, तो उसके लिए थर्ड पार्टी किसको लायबल करेगी? फर्म को। एग्जाम्पल अपन ने देखा था कि भाई हमारी वॉच की दुकान है और भाई मैं वॉच का परचेज करने का काम करता था, ये मेरी इंप्लाइड अथॉरिटी में ही था, लेकिन मैं जो भी वॉचेस परचेज करके आता था बेटा, दुकान में लाता था, वो कभी दुकान को छोड़ के जाती नहीं थी, तो जिसकी वजह से हमारा डेड स्टॉक काफी बढ़ गया था। तो भाई इन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि भाई अब से तुम क्या करने नहीं जाओगे? परचेज करने नहीं जाओगे। 1 महीने के बाद मैं वापस से वॉचेस परचेज करने निकल गया, 2 लाख रुपए की वॉचेस लाया, शॉप में ला करके रख दिया। होलसेलर आया 7 दिन के बाद, उसने 2 लाख का बिल थमा दिया फर्म को। अब फर्म बोल रही है भैया हम तो पे नहीं करेंगे, अच्छे नाटा को मना किया था जाने के लिए, वो चला गया, आप जानो अच्छे नाटा जाने। क्या मुझे बताइए, क्या फर्म ऐसा बोल के बच सकती है? द आंसर इज नो। लेकिन अब इस बार बता दिया गया है होलसेलर को कि भैया अच्छे नाटा को मना किया जा चुका है, इस बार तो फर्म ने 2 लाख पे कर दी। फिर अपन वापस पहुंच गया बेटा, 1 लाख का माल ले आए, और अब 7 दिन के बाद वापस होलसेलर आके खड़ा हो गया कि साहब 1 लाख रुपए चाहिए, अच्छे नाटा ने आके खरीदे की थी। अब आप मुझे बताइए क्या फर्म पैसा देगी? नहीं, क्योंकि इस बारे में अब उसको क्या दी जा चुकी है? नॉलेज दी जा चुकी है। समझ में आया? नेक्स्ट थिंग है बेटा, थिंग्स एडमिटेड बाय अ पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर को फर्म के बारे में, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी बात पता चलती है, तो अगर एक पार्टनर को पता चलेगी तो मान लिया जाएगा कि सभी पार्टनर्स को पता है। आज अगर मान लीजिए दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि मिस्टर एक्स ने एक बाइक जो है वो लेकर के गया था फॉर एग्जाम्पल ABC पार्टनरशिप फर्म के पास ठीक करवाने के लिए। मिस्टर ए जो वहां के मैकेनिक हैं, उन्होंने बेसिकली एक फॉर एग्जाम्पल एक स्पेयर पार्ट चेंज किया और लगा करके दे दिया। अगर देखा जाए तो भाई ए ने चेंज किया, एक्स ने गाड़ी चलाई थोड़े टाइम तक कि वो ठीक चला स्पेयर पार्ट, लेकिन वापस से वो स्पेयर पार्ट खराब हो गया। अब लाया इसने गाड़ी, लेकिन वहां पे ए जो है अब फर्म में मौजूद नहीं है, और अब फर्म में कौन मौजूद है? बी मौजूद है। अब मुझे बताइए, अब बी जो बोल रहा है कि भैया नहीं मैं तो कुछ नहीं जानता, ये ए ने किया किसने किया, अब ए आएगा वो ही देखेगा। क्या ऐसा बोल करके बी बच सकता है क्या? द आंसर इज नो। अगर कोई बात ए को पता है तो ये माना जाएगा कि वो बात बी एंड सी को भी पता है।
समझ में आया दोस्तों? लेकिन हाँ, ये बात एक इंपॉर्टेंट है कि जो भी बात आपने बताई होगी वो सिर्फ एक्टिव पार्टनर को बताई होनी चाहिए और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस वाली बात होनी चाहिए। और ऐसा ना हो कि पार्टनर और थर्ड पार्टी मिल करके क्या प्लान कर रहे हो, फ्रॉड। किसके खिलाफ? फर्म के खिलाफ। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? पक्का अच्छे से? चलिए, इसके बाद अपन ने पढ़ा था लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर के बारे में। बेटा अगर हम बात करें तो काम कोई भी एक पार्टनर करेगा उसके लिए फंसेंगे सारे पार्टनर। और लाइबल तो क्या लाइबल बेटा? अनलिमिटेड लाइबल। मतलब आपका इस वजह से पूरा का पूरा बेटा आपका बड़ा सा घर और छोटा सा बार दोनों क्या हो जाएगा बताइए? बिक जाएगा। मतलब अगर आपने फर्म में कोई भी एक पार्टनर ने कांड किया तो उस पार्टनर के लिए बाकी भी पार्टनर क्या होंगे बताइए? लाइबल होंगे। और उस लाइबिलिटी में घर बार भी उनका क्या हो सकता है बताइए? बिक सकता है। अच्छा, हर वो पार्टनर जो उस कांड के समय पार्टनर था वो लाइबल होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आज से 5 साल पहले हमने कोई कांड किया, मैंने फर्म को छोड़ दिया है, आज उस कांड का क्या आया है? रिजल्ट आया है, जजमेंट आया है, लाइबिलिटी आई है, लेकिन मैं फर्म को क्या कर चुका हूं? छोड़ चुका हूं। लेकिन ये उस कांड के बारे में जजमेंट आया जब मैं वहां का क्या था? पार्टनर था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मुझे भी लाइबल किया जाएगा? यस और नो? चलिए, नेक्स्ट थिंग अपन ने समझी थी भाई कि जो भी पार्टनर्स होते हैं भाई, अगर मान लीजिए वो कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करेंगे फर्म के अंदर रह करके, तो अगर कोई भी पार्टनर ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कोई भी गलत काम किया, या अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो गलत काम नहीं किया बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर अगर कोई गलत काम किया, तो इस गलत काम के लिए हु विल बी लाइबल? बोलो, फर्म की पार्टनर? फर्म विल बी लाइबल। अरे आज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब मेरा कोर्स ऑफ बिजनेस है पढ़ाना, पढ़ाने में अगर मैंने कोई गड़बड़ी की होगी तो हु विल बी लाइबल बताइए? फर्म विल बी लाइबल। या फिर मान लीजिए एक काम हमारा है नहीं लेकिन मैंने वो काम सारे पार्टनर से पूछ करके किया और उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, तो हु विल बी लाइबल बताइए? फर्म विल बी लाइबल। लेकिन जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, जो मैंने बाकी के पार्टनर से पूछ के भी नहीं किया, तो उसके लिए क्या फर्म लाइबल होगी? यस और नो? आज मान लीजिए मैं रास्ते से जा रहा था बेटा, मैं गुस्से में नालायक, ठीक है, मैं रास्ते से जा रहा था, गुस्से में गाड़ी चला रहा था बेटा, सामने एक आया, मैंने उसको उड़ा दिया बेटा। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, आप मुझे बताइए बेटा उस केस के अंतर्गत क्या होगा? क्या फर्म लाइबल होगी? क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है बेटा रास्ते में सबको उड़ाते हुए जाना? नहीं। और क्या मैंने सारे पार्टनर्स की कंसेंट से उड़ाया? आंसर इज नो। तो ये पॉइंट दोनों पूरे नहीं हुए, इसलिए इसके लिए कौन लाइबल होगा? पार्टनर की फर्म? पार्टनर। चलिए, नेक्स्ट थिंग, अगर मान लीजिए अगर फर्म के कोई भी पैसे को मिस अप्रोप्रिएट किया, किसने? पार्टनर ने। फर्म की एसेट को किसने मिस अप्रोप्रिएट किया? पार्टनर ने। तो अगर पार्टनर ने मिस अप्रोप्रिएट किया है बेटा और फर्म की कोई एसेट को किया है, तो इसके लिए फर्म विल बी लाइबल। एग्जांपल वही सेम है कि मान लीजिए अगर मैंने आपसे फीस ले लिया है बेटा नाटक क्लासेस के नाम पे, और अगर उन पैसों से मैंने कोई गाड़ी खरीद ली, अपना कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर कर लिया, और कल बेटा आप आएंगे यहाँ पे बैच में बैठने के लिए, क्या आपको बैठने दिया जाएगा? यस। भले ही पूरा पैसा मैंने खा लिया, पूरा पैसा मैंने खर्चा कर दिया, तो अभी बाकी के पार्टनर्स क्या करेंगे? आपके प्रति लाइबल होंगे। बाकी के पार्टनर्स आपको पूरा पढ़ाएंगे, भले ही उन्हें पैसा नहीं भी मिला होगा तो भी वो आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके लिए कौन लाइबल होगा बताइए? फर्म विल बी लाइबल। समझ में आया दोस्तों? पक्का? ओके। कई बार इमरजेंसी का केस आ जाता है बेटा, और अगर इमरजेंसी का केस आता है तो उस केस के अंतर्गत पार्टनर जो है कई बार अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बियॉन्ड जाकर के काम करता है। तो अगर पार्टनर ने गुड फेथ में बियॉन्ड द रूल्स एंड रेगुलेशन जाके काम किया और वो उसने इसलिए काम किया ताकि वो फर्म को लॉस होने से बचा सके, तो ऐसी चीज के लिए फर्म लाइबल, सॉरी पार्टनर लाइबल नहीं होगा। हु विल बी लाइबल बेटा? फर्म विल बी लाइबल। इसके लिए एग्जांपल अपन ने देखा था स्टॉक मार्केट का, कि भाई हमारी जो फर्म है एबीसी एंड कंपनी, वो एक स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती है, और स्टॉक मार्केट के अंतर्गत हमने ये बोल रखा है सारे पार्टनर्स ने कि 50,000 रुपए से ज्यादा का माल खरीदना या बेचना सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप सारे पार्टनर्स की क्या लेंगे? कंसेंट लेंगे। अब मान लीजिए भाई एक स्टॉक का प्राइस दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। अब ऐसे केस में अगर वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है बताइए?
गिर रहा है, तो भाई मैंने अगर अब सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेने जाऊंगा तो शायद हमें और लॉस हो जाएगा, तो मैंने जाकर के क्या किया, वो अपने उस माल को बेच दिया ताकि हमें और लॉस ना हो। और माल जो था वो 5 लाख रुपए का था और उसके अंतर्गत हमें 1.5 लाख रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब बाकी के पार्टनर्स बोलते हैं कि भैया तुमने बिना पूछे बेचा तो 1.5 लाख का नुकसान तुम्हें अकेले को बियर करना पड़ेगा। तो मेरा सवाल है, क्या मुझे अकेले को 1.5 लाख बियर करना पड़ेगा? नो, इट विल बी बियर बाय all the partners of the firm. बोलो। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है आईसीआई का, 4 मार्क्स के लिए। जब प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म के ऊपर अगर सवाल आएगा तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं बेटा। कौन कौन से 3 पॉइंट? कि भाई ऑल द प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट जो कि कॉमन स्टॉक में लाया गया उसे प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म बोलते हैं। ऑल प्रॉपर्टी राइट एंड इंटरेस्ट जो कि अक्वायर्ड किया गया फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस या विद द मनी ऑफ द बिजनेस अगर हम बात करें तो वो भी कहलाएगा प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। एंड गुडविल ऑफ द बिजनेस भी क्या कहलाएगा, बोलो? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। बोलो। चलिए। तो बेसिकली यहां पर हमारा कंप्लीट होता है किसके बारे में दोस्तों? दैट इज रिलेशंस ऑफ अ पार्टनर। अब आते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पर जिसका नाम क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मतलब फर्म में क्या आना बेटा, कोई भी चेंजेस आना। अब फर्म में चेंजेस कैसे कैसे आते हैं बेटा? तो फर्म में चेंजेस आते हैं या तो बाय